आ गए सर्वे लेकर बेशरम। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप तमाम दर्शकों का भी स्वागत है जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं। 13 नवंबर को जिन स्टेट में या फिर बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं उसके लिए अंतिम चुनाव प्रचार का दिन आज है। झारखंड में भी 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सर्वे लेकर के आ गए हैं लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उनको सर्वेयर बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो सर्वे आए हैं उसका कोई तार्किक आधार दिख नहीं रहा है। लोग कह सकते हैं, दर्शक हमसे पूछ सकते हैं कि जब तार्किक आधार नहीं है तो उस पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये सर्वे एक इलेक्शन कैंपेन है, ये रूप बदल कर आया है, चुनाव में माहौल बनाने आया है और इसी कारण से इस पर बात करना जरूरी होता है, आंखें खोलना जरूरी होता है कि झूठ पर विश्वास मत कीजिए, सच का सामना कीजिए, सच को देखिए। सच कहें तो मैं मीनू जी आपके पास आने से पहले थोड़ा कल्पना सोरेन के एक रिएक्शन से शुरू करूंगा। चीजें जो हैं, ये जो पूरा सर्वे आया, इस सर्वे में खास करके झारखंड में ये बात बताई गई है कि झारखंड में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को या उनके सहयोगी दलों को पूरा मिला करके वोट मिला था, उससे वोट परसेंट और ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि आज तक का इतिहास है कि लोकसभा चुनाव में जितना बीजेपी को वोट मिलता है 10%, 12% कम वोट विधानसभा चुनाव में मिलता है। हरियाणा वाली स्थिति, हरियाणा में भी ऐसा ही होता था, लेकिन हरियाणा में कभी भी वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं, इस बार भी नहीं बढ़ा। जीतने के बावजूद उसका वोट परसेंट बढ़ा नहीं, वही इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों का बराबर ही रहा, माने कांग्रेस और बीजेपी का। तो झारखंड में ऐसा अनोखा कैसे हो जाएगा कि बीजेपी का वोट परसेंट जो है वो बढ़ जाएगा। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही और सर्वे पर सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो जा रहा है। ये कैसा सर्वे है भाई जो बेसिक बात को भी उलट रहा है और बेसिक बात समझने को या समझाने को तैयार नहीं है। अगर ये वोट परसेंट में इंक्रीज है तो इसका लॉजिक क्या है, क्यों इस बार ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछले ट्रेंड से अलग हट करके विधानसभा चुनाव में इतने वोट मिलेंगे कि लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये बात तो समझानी होगी, कोई लॉजिक तो होगा। अगर लॉजिक नहीं है तो इस पर जनता कैसे विश्वास करेगी, ये बड़ा सवाल दिख रहा है। देखिए एबीपी के सर्वे में जो बात कही गई उसको मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं, उसके साइट से मैंने उठाया है। ये देखिए वहां कहा गया है कि मेटराइज सर्वे के अनुसार झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है और जेएमएम के लिए 18 से 25 की आशंका जताई गई है। एबीपी सर्वे को मैं धन्यवाद दूंगा। ये वेबसाइट में जो भाषा लिख रहे हैं वो भाषा बहुत सटीक है कि भाई जेएमएम को अगर ऐसा उल्टा नतीजा निकलेगा तो ये आशंका ही हुई। अन्य के खाते में 205 सीट। 2019 में क्या हुआ था कि 47 सीटें जेएमएम के गठबंधन को मिला था और एनडीए को 25 सीटें मिली। वोट परसेंटेज पर आइए, वोट परसेंटेज कह रहे हैं बीजेपी गठबंधन को 53% वोट मिलने के आसार हैं। यानी लोकसभा चुनाव में जो मिलते रहे हैं या कभी मिले हैं उससे भी ज्यादा। आपको मैं बताऊंगा कि लोकसभा में भी क्या मिला था, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में।
लेकिन जेएमएम और आरजेडी गठबंधन को 27.9% वोट मिल सकता है। आप समझिए क्या बता रहे हैं, 27 दूना 54 होता है। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को लगभग आधा वोट मिलेगा, ये कह रहा है सर्वे। इससे बड़ा घोर कलयुग, इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। झारखंड से तो मैं भी हूं, झारखंड में तो हमारे सारे मित्र, पत्रकार, परिवार, सारे लोग रहते हैं। वहां से ये सर्वे की जेएमएम के गठबंधन को बीजेपी के गठबंधन से करीब आधे वोट मिलेंगे, ये बात विश्वास करने लायक नहीं है। जाहिर बात है कि ये बात उनको भी यकीन नहीं हो रहा है, कल्पना सोरेन को भी यकीन नहीं हो रहा है। तो कल्पना सोरेन ने एक ट्वीट किया है, बहुत मजेदार है, तथ्य परक है और बहुत एक सुलझा हुआ व्यक्ति ऐसे ही बात कर सकता है। कल्पना सोरेन ने क्या ट्वीट किया है उसको देखिए। इसको फुल फ्रेम लाते हैं। कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया कि बीजेपी आजसू को 2014 में लोकसभा चुनाव में 44.5% वोट मिले थे। 2014 में जबकि नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी तो 44.5% वोट मिले थे, और अभी मेटराइज सर्वे कह रहा है कि 53% वोट मिलेंगे। चलिए वो एक अलग बात। लेकिन कल्पना सोरेन लिखती है कि विधानसभा चुनाव में उसी साल 35% वोट मिले थे बीजेपी गठबंधन को, यानी 10% का लॉस था 2014 में। 2019 में लोकसभा में 56% वोट मिले और विधानसभा में 42% वोट मिले बीजेपी गठबंधन को, यानी 14% का लॉस था। और 2024 में 47.6% वोट मिले हैं। तो क्या ये 10 और 14% के लॉस के से हट करके ये बढ़ जाएगा वोट, ये सवाल है। तो कल्पना सोरेन लिखती है कि साफ है कि मोदी युग में भी लोकसभा और विधानसभा के बीच भाजपा को कम से कम 22 से 25% वोटों का नुकसान हुआ है। आपको देखने में लग सकता है कि कल्पना सोरेन 22% 25% क्यों बोल रही हैं, जबकि दिख तो रहा है कि 10% और 14%। ये 10% और 14% तो मार्जिन है। एक्चुअल में देखा जाए 44% में कितना कम हुआ, 10%। अगर 2014 को देखे तो 10% कितने में कम हुआ, 44 में। तो आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये 22 से 25% के बीच आएगा। ये कल्पना सोरेन कह रही है। कल्पना सोरेन कह रही है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन को झारखंड में 14 में 2 सीट देने वाला एबीपी गोदी एग्जिट पोल कह रहा है कि आजसू और बीजेपी को 53% वोट शेयर मिलेगा, 53% वोट शेयर। और उन्होंने उस स्नैपशॉट को भी डाला है जिसमें लोकसभा चुनाव में इसी जगह पर 11 में, झारखंड में आप देखिए 12 सीटें एनडीए को दी गई थी और इंडिया को सिर्फ 2 सीटें दी गई थी। और नतीजा क्या आया, 50-50, 7 जेएमएम गठबंधन और 7 बीजेपी गठबंधन। ये तथ्यों के आईने में सारी बातें साफ है। हरियाणा से मिलता जुलता है निस्संदेह। हरियाणा में भी इक्वल सीटें आई थी, हरियाणा में भी वोट शेयर घटे थे, लोकसभा जैसे नहीं थे। लेकिन यहां तो जबरदस्ती 53% जो ना 2014 में आया ना 2019 में आया, वो 53% विधानसभा में दे रहे हैं जो कभी लोकसभा में बीजेपी को नहीं आया हो। तो ये जो है, इसी पर कल्पना सोरेन ने यह प्रतिक्रिया दी है। और इन्हीं आंकड़ों के आईने में हम कह रहे हैं, आ गए सर्वे लेकर बेशरम। बेशरम क्यों कह रहे हैं, 2-3 लाइन और बोलता हूं कि बेशरम हम इसलिए कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यही सर्वे वाले 400 से ज्यादा सीटें दे रहे थे बीजेपी को। कभी माफी नहीं मांगी इस चैनल वालों ने जिन्होंने सर्वेयर्स के आंकड़ों को दिखाया, और यही चैनल वाले उसी सर्वेयर्स को के आंकड़ों को लेकर के फिर आए हैं। आप देखिए हरियाणा चुनाव में या भी जो बात ये लोग कह रहे थे उसका उलट हुआ था,
और अब एक बार फिर जो ये बात कह रहे हैं, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है, कोसों दूर है। ये मैं सिर्फ झारखंड की बात कर रहा हूं, आऊंगा महाराष्ट्र पे भी। लेकिन मीनू जी बताइए कैसे देखती, कल्पना सोरेन रियल सर्वेयर है कि ये सर्वेयर रियल है जो आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनावों में जिस तरीके का कुछ एको हो रहा है, देखिए प्रेम जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भत पिटी इन सर्वे करने वालों की, लेकिन अभी भी जिसको कहते हैं कि कोई सबक नहीं लिया। या तो सबक लेके ऐसा हो कि आप बिल्कुल सच्चाई के नजदीक आप सर्वे सामने लाएं और आपका वो प्रूव हो जाए। लेकिन अभी तक भी देखा जा रहा है कि भारत में तो कम से कम बिल्कुल फेल हो गया है ये सर्वे का, चाहे वो ओपिनियन पोल हो, चाहे वो एग्जिट पोल हो, या फाइनल रिजल्ट्स के बारे में आपका कुछ भी, कोई भी आपके अनुमान इस वक्त अभी सही साबित नहीं हो रहे हैं। देखिए, अनुमान उसके साबित होंगे जो सही साबित होंगे जो जमीन पे खड़ा हुआ है। अब आपने जैसे कल्पना सोरेन का बताया, तो उन्होंने सीधे सीधे अपने उससे बताया है कि हमेशा घटा है इनका बीजेपी का चुनाव, लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें इनका वोट प्रतिशत घटा है। तो इस बार ऐसा क्या चमत्कार हो गया है जो बीजेपी का को वोट, इस बार उनको वोट बढ़ने वाला है लोकसभा से? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे तो ऐसे हैं कि सबसे पहले तो महिलाओं का ही मुद्दा ले लीजिए। इसमें ये जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस बार जो है आदिवासी जो सीटें हैं उनपे अधिकतर पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, सभी पे लगभग पुरुषों के मुकाबले। दूसरी, टोटल जितनी सीटें हैं उसमें भी अप्रोक्सीमेटली मैंने जो देखा था 32 या 34 सीट्स पे महिलाएं आउट नंबर हैं, पुरुषों से ज्यादा हैं महिलाएं। तो आप जो जिस वक्त जहां ये कल्पना सोरेन की एक आंधी चली हुई है वहां पे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें एक अपनी महिला नेता मिल गई है, आदिवासी नेता। तो वहां पे आप ऐसा ये प्रोजेक्ट करें कि बीजेपी कल्पना सोरेन का चॉइस छोड़ के वो, मतलब कल्पना सोरेन इन द सेंस जेएमएम की चॉइस छोड़ के वो वहां जाएंगे। और दूसरे, आदिवासी सीटों के ऊपर तो बताया जा रहा है कि अभी भी लोकसभा चुनाव में भी इनको शायद एक ही सीट मिली थी, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे तो नहीं, लोकसभा में तो मिली ही नहीं इनको आदिवासी इलाके में एक भी सीट। तो अब कैसे मिल जाएंगी? ये तो उतनी सीटें इनको टोटल दे रहे हैं जो कि खाली बस आदिवासी इलाके की सीटें हैं, वो दे रहे हैं इनके हिसाब से। तो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया ब्लॉक को केवल उतनी भी नहीं दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं, उससे भी कम सीटें हैं। हाँ, तो मतलब एक इसको कहता है कि एक पार्टीजान होने की भी एक हद होती है। एक आपको, या तो आप जमीन पे उतरे नहीं है, आपने स्टूडियो में ही बैठ के बना दिया है, तो इतना तो बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। और उसमें जो आदिवासी अस्मिता का सवाल आ रहा है, सरना कोड की बात आ रही है, वहां आप यूसीसी की लागू करने की बात कह रहे हैं और फिर उसके बाद सफाई दे रहे हैं कि हम तो सरना कोड अलग, हम जो आदिवासी है उनको यूसीसी से अलग रखा जाएगा। मतलब एक राज्य में दो दो कोड। तो लेकिन जिस तरीके से इनके झूठ और इनके जो वादे जो है वो जुमले साबित हुए और जुमले साबित हुए, तो कैसे यकीन कर लेंगे आदिवासी समुदाय की ये हमें यूसीसी से बाहर रखा जाएगा या हमारे सरना कोड को ये लोग लागू करेंगे? तो वो चीज अब क्या होता है कि पब्लिक बहुत समझ गई है। आप जैसे चैनल जो है यूट्यूब के, देखिए उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, दुनिया में बढ़ी है, आज इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। तो वहां पे आप एक जो लोकल जो फ्लेवर की जो बात हो रही है उससे आप कम से कम इतना तो दीजिए एक अपना आइडिया कि कम से कम थोड़ा बहुत तो सच्चाई के नजदीक हो। मतलब आप तो बिल्कुल ही आदिवासी इलाकों की सीटें के ऊपर आपने जो भी मुझे कनेक्ट किया, धन्यवाद, कि आदिवासी सीटें भी मतलब हेमंत सोरेन के हाथ से निकल जाएंगी, जबकि हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया जो 5 महीने के लिए, वो सबसे बड़ा प्रहार किया था इन्होंने आदिवासी अस्मिता पे। तो आदिवासी भूल जाएंगे क्या उस चीज को? मतलब आपके बहकावे में आ जाएंगे सब लोग। और जो आप बता रहे हैं गोगो बहन गोगो माई योजना जो आपने डिक्लेयर किया, तो हेमंत सोरेन तो ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं बहन के लिए, बहनों के लिए जो कुछ मान राशि, जो भी धनराशि उनको दे रहे हैं मंथली। तो उसमें, और अब उन्होंने उसके मुकाबले में बढ़ा के 2,500 करने की वादा किया है बीजेपी के 2,000 के मुकाबले। तो जो कि देखिए पब्लिक उसके ऊपर विश्वास करेगी जो कि ऑलरेडी दे रहा है, ना कि उसके, वो कहता है ना कि 1 bird in hand is better than 2 in the bush, कि झाड़ी में 2 चिड़िया उससे बेटर एक जो आपके हाथ में है
उससे आपको विश्वास ज्यादा रहता है कि ये ज्यादा सही है हमारे लिए, कम से कम हाथ में तो है। तो उनको लगता है कि 1,000 तो कहीं नहीं गए, मिलेंगे ही। सरकार इसकी आएगी दोबारा तो 1,000 तो देगा ही देगा, 2 नहीं देगा, 2.5 नहीं देगा। लेकिन बीजेपी का क्या भरोसा, क्या देख, कितने राज्यों में बीजेपी शासन, बीजेपी ने अपने राज्यों में प्रॉमिस किया था घोषणा पत्रों में कि हम 500 रुपए करेंगे सिलेंडर का। बता दीजिए जिन राज्यों में इन्होंने चुनाव जीता, कौन से राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, जो कि झारखंड की महिलाएं विश्वास कर लेंगी इनके ऊपर, हाँ आप वहां दे रहे हैं इसलिए हमें भी मिलेगा। तो जो उनको सामने दिखाई दे रहा है, और सामने एक अपना उनका अपना जो आदिवासी हितों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, और जिस पार्टी ने ये झारखंड राज्य जो मिला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही वजह से मिला है। उसके बाद आपका शासन रहा, आपने क्या किया? तो वो चीजें सारी बात आती है कि अब आप कह रहे हैं 2 लाख रोजगार देंगे, 4 लाख रोजगार देंगे। अरे भाई जब आप 13 साल रहे वहां तब आपने क्या किया? आपने अडानी अंबानी का जो गोड्डा में जो ये आपने पावर प्लांट लगाया, प्रदूषण तो झारखंड के जरिए हिस्से में आया उसका, और फायदा गया बांग्लादेश और अडानी को। तो ये सब चीजें मैं तो मानती नहीं हूँ कि इतने बेवकूफ होंगे झारखंड के लोग कि इनके बहकावे में आ जाएंगे। और अब क्योंकि इनको बहकावे में लाना है, इनको हेराफेरी करनी है, जो कि इन्होंने हिमाचल में की, जो कि लोकसभा में की। लोकसभा में यहाँ एक प्रश्न है, देखिए झारखंड के लोगों को बहकावे में लाएं, ये इनका मकसद शायद ना हो, ये तो देश के लोगों को बहकावे में लाना चाहती है। झारखंड के लोग तो मन बना के वोट करेंगे ही, हरियाणा में भी किया था, 11% कांग्रेस के वोट ज्यादा आए थे। लेकिन ये लोग दरअसल एक माहौल बना रहे हैं कि कैसे चुनाव को रिग किया जाए। भाई ईवीएम में आज तक नहीं पता चला, 99% से ज्यादा जो चार्ज अवस्था में बैटरी मिली। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया कि इससे चुनाव के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप कौन हो तय करने वाले कि बैटरी 99% चार्ज होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा? 99% क्यों रिचार्ज है वो ना बताओ, क्यों 99% रिचार्ज है? बोले फर्क नहीं पड़ेगा। अरे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि 99% बैटरी क्यों रिचार्ज मिली, और फर्क तो हम देख रहे हैं। 99% जिसमें रिचार्ज मिलती है 90% से ज्यादा उसमें बीजेपी जीतती है, और जिससे कम रहता है 60-70% उसमें कांग्रेस जीतती है। फिर भी झूठ कह रहे हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी रिचार्ज से ही तो फर्क पड़ा। तो उसका जवाब नहीं दे रहे। हर इलेक्शन में एक नई बेईमानी का तरीका लेकर आते। पहले काला शीशा लगाकर आ गए, भाई काला शीशा क्यों लगाया और क्यों हटाया, दोनों बात का जवाब देंगे कि नहीं देंगे? आज तक नहीं दिया। काला शीशा क्यों लगाया गया? उस समय ये सामने आया कि भाई लगातार 4 वोट हम दे रहे हैं तो उसमें से 1 वोट जाएगा अपोजिशन को और 3 वोट कमल को चला जाएगा। ये सॉफ्टवेयर में सेटिंग थी, लोगों ने करके दिखाया कि हम बाहर में ऐसा कर सकते हैं, और काला शीशा का मतलब ये है। अब जब बाहर में पोल खोलने लगी तो फिर काला शीशा हटा दिया। अब ये इलेक्शन, ये ईवीएम रिचार्ज का मामला आया, अब अगले में कुछ और आएगा, हो जाएगा, कुछ और आएगा, बेईमानी के कुछ नई तरीके इजाद किए जाएंगे। तो इसके पहले माहौल बना के रखो। 53% वोट जो है झारखंड का वो एनडीए को जा रहा है। अरे आज तक एमएलए इलेक्शन में कभी 53% वोट ना आया बीजेपी को। ये कौन सा एमएलए इलेक्शन है जिसमें 53% आएगा? जाति परिवारवाद, रिश्तेदार, नातेदार सबको टिकट दे देने से 53% वोट आता है? ये जो पूरी तरीके से ये सर्वे नहीं इलेक्शन कैंपेन है, और जिस तरीके से बीजेपी दावे करती है 400 पार, उसी तरीके से इन सर्वेज ने दावा किया है इस बार 50% पार, 53% पार, ये दावा है एक्चुअली। तो इसको कल्पना सोरेन ने नेस्तनाबूद किया है। मैं एक और कुछ बात जोड़ने के लिए हस्तक्षेप कर रहा था, आपको बोलने से मैंने बीच में रोका। वो ये है कि इस बार के इलेक्शन में ये जो पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ, महाराष्ट्र में तो नरेंद्र मोदी जी की कुर्सियां खाली हैं। अमित शाह की सभा में 50 आदमी 60 आदमी दिख रहे हैं, ये है नजारे। वहां चुनाव, वहां भी महाराष्ट्र में भी एक तरफा चुनाव
इंडिया महाविकास आघाड़ी के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन वहां आप माने मुख्यमंत्री भी नहीं तय कर पाया है। एक नाथ शिंदे को पहले कहा कि हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, और अब कह रहे हैं कि बाद में तय होगा। ये सारी बातें कह रहे हैं। ये एक तरह से वैचारिक रूप से जनता के बीच मुद्दों में जाने के रूप में कहीं भी ये एनडीए गठबंधन पूरे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, उस मजबूती के साथ जा ही नहीं सका है। तो वोट परसेंटेज इतने कैसे आ जाएंगे? यहां आपको आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए 53% वोट नहीं है, 47% वोट है महायुति के लिए, 47% सब जोड़ करके। और महाविकास आघाड़ी को 41% है, 41%। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को महायुति से 1% ज्यादा वोट मिला था, यानी ज्यादा वोट मिला था, सीटें भी ज्यादा आई थी। तो वो चुनाव अचानक पलट क्यों जाएगा? लोकसभा चुनाव से अलग जनता का मूड क्या हो जाएगा? क्या मोदी फैक्टर के विरोध में एक नाथ शिंदे फैक्टर खड़ा हो गया क्या? भाई मोदी फैक्टर से बड़ा हो गया एक नाथ शिंदे फैक्टर, कि वो ज्यादा वोट लेके आ जाएंगे। अजित पवार फैक्टर बड़ा हो गया क्या मोदी फैक्टर से, कि वो ज्यादा वोट लेकर के आ जाएंगे? ये सारे सवाल भी पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ी सी बहस की दिशा को बदलने के लिए और महाराष्ट्र पर भी चर्चा करने के लिए हम आपके पास आए। जी मीनू जी। देखिए अगेन फिर वही जो सर्वे करने वाले लोग हैं वो फिर अपनी भत खुद पिटवाते हैं। अगर आप झारखंड में तो ये होगा कि लोकसभा के जो चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे भी बढ़ के मिलेगा वोट शेयर बीजेपी को, और जो महाराष्ट्र में आया है उसमें बीजेपी को तो बढ़ के मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का घट जाएगा। अरे भाई क्या ऐसा महाराष्ट्र में ऐसा हुआ क्या है? वहां पे अजित पवार कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे नहीं चलेगा, और उन्होंने मोदी को मना कर दिया कि मेरे चुनाव क्षेत्र में तो आप आना मत प्रचार करने के लिए। और आपने फडणवीस को अमित शाह ने घोषित कर दिया है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो शिंदे की तो वैसे ही सांसें अटकी हुई हैं, ऊपर नीचे हो रही है सांस की, मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा पता नहीं। मैं तो बहुत पहले से कह रही हूँ कि चुनाव के बाद जो है शिंदे का या तो ये खा जाएंगे जो शिंदे की सेना है, या फिर शिंदे जो बची कुची सेना है उसे लेके वापस उद्धव के यहाँ चले जाएंगे। अजित पवार की जाने की तैयारी हो रही है जिस तरीके के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो उसके बावजूद आप वहां पे जो लोकल जो देखिए रीजनल फैक्टर इस दोनों चुनावों में, चाहे झारखंड हो चाहे ये महाराष्ट्र हो, तो दोनों जगह पे जो स्थानीय पार्टियां हैं वो काफी मजबूत स्थिति में है। तो आप उनको नकारते हुए सीधा मोदी के फैक्टर के ऊपर ले जाएंगे। मोदी फैक्टर तो 240 सीटें आ गई है, और आप हरियाणा को आप कह नहीं सकते कि ये कि आपका ये जो हरियाणा पैटर्न है वो वहां भी चलेगा। आप अगर एक ही राज्य का एक रिजल्ट अगर ऑल पर सब जगह एक ही चीजें प्रूव हो, वही पैटर्न दोहराया जाएगा, तो फिर बटेंगे तो कटेंगे क्यों नहीं चल रहा है? महाराष्ट्र में सिरे से रिजेक्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ नहीं चलेगा ये नारा, बटेंगे तो कटेंगे। अब लेकिन अगर आप यूपी वाले हैं, आप नॉर्थ इंडिया के हैं, आप हरियाणा के हैं, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको लगेगा कि भाई हमारे यहाँ चल रहा है तो वहां क्यों नहीं चलेगा। आपकी जो फैंसीज है, जो आपकी कल्पनाएं हैं, जो आपका मानसिकता है, उसको एड्रेस कर रहा होगा बटेंगे कटेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के लोग, मैं बार बार कहती हूँ कि उनका राजनीति का तरीका एक अलग है। वो इस तरीके से कि मार के काट दो, खून बहा दो और त्रिशूल निकाल दो और उसको फेंक दो निकाल के महासागर में, ये इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। वो राजनीति जो होती है, जो राजनीति का सामना दंड भेद होता है, वो चलता है सब जगह। लेकिन ये इस तरीके से तोड़फोड़ मचा दो, मास्टर शो, एक पार्टी को पहले शिवसेना को तोड़ दिया, फिर एनसीपी को तोड़ दिया, अब उसमें भी 6 पार्टियां मैदान में आ गई है, अब उसमें भी झगड़ा हो रहा है। शरद पवार अजित पवार अलग इनको डांट लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप उनके घर में तो एकता है नहीं, सीटों में एकता है, मतलब सीटें उनकी इतने ऊंचे बढ़ जाएंगी। एक जनरल जो सेंटिमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, वो इनके अगेंस्ट में है इस टाइम महायुति के। लेकिन इनको लगता है कि शायद हम वहां वही हरियाणा पैटर्न लगा के
प्रेम जी, और तो और 2022 में जो गुजरात का चुनाव हुआ था और जिस तरीके की ये थंपिंग मेजोरिटी लेके आए, तो वहां के लोकल लोगों ने बताया कि वहां का जो उम्मीदवार बीजेपी का जीता है उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जीत कैसे गया। बोले हम तो कोई सवाल ही नहीं था हमारे जीतने का। तो ये इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं, देखिए अगेन वही बात आती है जब लोकसभा चुनाव के बाद भी आई, जो कि अखिलेश यादव ने कही जो बात कि चाहे 80 में से मैं 80 सीट जीत जाऊं यूपी की, मैं तब भी ईवीएम के विरोध में खड़ा रहूंगा। तो ये एक स्टैंड होना चाहिए था सभी विपक्षी पार्टियों का। लेकिन फिर क्या होता है, आप मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, आपका पूरा एनर्जी भी जा रही है, समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, लेकिन रिजल्ट वही जो कि ईवीएम मैया चाहेगी, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त चाहेंगे, वो आएगा रिजल्ट। और उसके बाद आपके ऑब्जेक्शन का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो ईवीएम का लोकतंत्र है, ये आज जिस इलॉन मस्क आज जी मीनू जी, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना का कुछ इफेक्ट होगा। प्रेम सर, हमारे दर्शक मजे ले रहे हैं, लेकिन इस मजे लेने में भी ये जो सवाल उठते हैं ना, इसको उत्तर देना जरूरी होता है कि क्या वास्तव में लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में पूरा चुनाव बदल रहा है। याद कीजिए मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, मामा से बढ़ करके महिला में कौन पॉपुलर नेता थे, वे शिवराज मामा। और शिवराज मामा के जब मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया और उधर से जब आवाज उठने लगी कि भाई ये लाडली बहन योजना का कमाल है और उस वजह से जीते हैं, तो उनको समझा दिया गया कोई लाडली नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ईवीएम लाडला है, उस कारण से जीते हो। लाडली योजना तो हम बोलते हैं बाहर में, लेकिन लाडला योजना वास्तव में चल रहा है, और वो लाडला योजना है ईवीएम, लाडला ईवीएम योजना। तो ये मैं अपने लाडली योजना के जो भी प्रशंसक हैं उनको मैं लाडला योजना साथ में देता हूं कि इसको याद रखिए, इसीलिए लाडली योजना है। भाई 53% सीट झारखंड, 53% वोट झारखंड में मिल रहा है और 47% वोट महाराष्ट्र में मिल रहा है। दोनों जगह बाइपोलर इलेक्शन है। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो जितना वोट मिला उससे 4% ज्यादा बीजेपी को मिलेगा, उनके सहयोगी को मिलेगा 3% ज्यादा, और महायुति घट जाएगा। मैं वो फिगर फिर से ले आता हूं, 3-4% बोलने में मेरे से गलती हो रही है। मैं देखिए ये फिगर, हाँ 43% वाला 47 हो रहा है, 47, 4% बढ़ रहे हैं, और जिसको 44 था वो 41 हो रहा है, 3% घट रहे हैं। ये खेला यहां दिख रहा है, लेकिन ये जो खेला है ये लाडला योजना के तहत ही ये खेला संभव है। और झारखंड में तो मैं कह रहा हूं, जो कोल्हान में जहां मैं अक्सर चर्चा करता हूं, जमशेदपुर जहां है और जहां मैं रहता रहा हूं, 14 सीटें हैं। वहां पर भी ये क्या एनालाइज कर रहे हैं, ये क्या आंकड़ा दे रहे हैं, ये जानना भी दिलचस्प होगा कि वहां क्या बता रहे हैं। आप देखिए, ये कहते हैं कि कोल्हान में, मैं जरा कोल्हान को सामने ले आ रहा हूं, थोड़ा पढ़ के ही बताऊं, कोई कहीं गलत ना हो जाए। ऐसे तो टोटल में झारखंड जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 18 से 25 सीटें देने की बात कर रहे हैं। 18 से 25 का मतलब समझते हैं भाई, आज जेएमएम के पास अकेले 30 सीटें हैं, 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, और उसमें से 26 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, और 26 सीटें इंडिया के पास है एसटी सीटें। लेकिन ये कह रहा है सर्वे कि 18 से 25 सीटें मिलेंगी इंडिया गठबंधन को। ये इस तरीके से आश्चर्यजनक ये नतीजे बता रहे हैं। आप देखिए रीजन वाइज ये बता रहे हैं कि संथाल परगना में 18 सीटों में से 6 से 9 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलेंगी, 6 से 9। कहां 6 और कहां 9, यानी या तो 6 1/3 होता है और 9 आधा होता है, इसका भी कोई समझ में नहीं आता है। जेएमएम को 4 से 10 सीटें मिलेंगी। बताइए ये कौन सा अनुमान है? 4 सीटें यानी 18 में 2.5, मतलब एक तरह से 1/4 से भी कम,
और 10 सीटें यानी कि आधे से भी ज्यादा। तो ये कौन सा अनुमान है कि आपको 1/4 से भी कम मिल सकती है और आधे से भी ज्यादा मिल सकती है, ये अनुमान दे रहे हैं। ये ऐसे हैं सर्वे करने वाले लोग, कह रहे हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीटें बीजेपी को 14 से 17 मिल सकती है और जेएमएम गठबंधन को 0 से 4। माने ऐसा भी हो सकता है कि एक भी सीट ना मिले। अब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। कोल्हान में कह रहे हैं कि 14 सीटें हैं। ये कहते हैं कि कोल्हान में भी 42% वोट बीजेपी को मिलने वाला है, 42 से ज्यादा, और पलामू में 47% से ज्यादा मिलने वाला है। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं, यहाँ सीट बताने में थोड़ा संकोच कर जाते हैं, सीट बताने में इनको दिक्कत होने लगती है। तो ये जो है एक तरह से पूरा सर्वे मैनेजेबल ढंग से मैसेज देने की कोशिश है कि वोट चाहे तुम किसी को दो, जीतेगा तो मोदी ही। और इसीलिए जो बीच वाले वोटर होते हैं वो सोचें कि भाई दूसरे को वोट देने से क्या फायदा, बीजेपी को ही वोट दे दो। यही परसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए इस तरह के सर्वे लाए जा रहे हैं और बिल्कुल बेशर्म होकर लाए जा रहे हैं। इस बार भी ये सर्वे फेल होंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में फेल हुए, हरियाणा में फेल हुए, और अब ये यहां भी फेल होंगे। और एक बात और मीनू जी, यही सर्वे करने वाले लोग टेलीविजन चैनल पर जो सुबह सवेरे जो रिजल्ट आता है और वो दिखाते हैं, यही सर्वे करने वाले लोग टीवी चैनल को वो देते हैं आंकड़े और सॉफ्टवेयर जिसके आधार पर दिखाया जाता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सारे नतीजे सुबह में झूठ दिखाए जाते हैं, 9:30 बजे तक तो कोई आंकड़ा ही नहीं आता है, हम जब वेबसाइट पर लेकर आते हैं तभी आंकड़े आते हैं। एक सर्वे करने वाले में हिम्मत नहीं हुई कि खड़ा होकर के बोले कि तुम गलत बोल रहे हो और हम जो आंकड़े देते हैं वो सही होता है। वोटों की गिनती 8 बजे होती है, 8:30 बजे ईवीएम की गिनती और 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती। और चुनाव आयोग सरासर झूठ बोल रहा है। बैलेट पेपर की गिनती 8 बजे से होती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बैलेट पेपर का जिक्र किए बगैर सीधे ईवीएम की गिनती का टाइमिंग बताता है 8:30 बजे। और इन सर्वे करने वाले ये बेशरम है, अपने काम पर भी अपमान होते हुए देख रहे हैं। अरे अपने काम का अपमान कर रहा है, तुम्हारे काम को दुत्कार रहा है, कोई तुम्हें झूठा बता रहा है, तुम्हें बेशरम बता रहा है, फिर भी तुम एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो और नया सर्वे लेकर के आ जाते हो। ये बड़ा सवाल है मीनू जी। देखिए अगेन फिर बात आ जाती है कि इन सर्वेज की जो विश्वसनीयता है, जो उनका अब इनको ऊपर ट्रस्ट घट चुका है लोगों का। अब आप देखिए कि आप जैसे आपने सही कहा कि फिर सर्वे लेके आ गए बेशर्म, मतलब बार बार फेल हो रहे हैं सर्वेज में और उसके बाद फिर सर्वे लेके आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतनी जलालत बर्दाश्त करने के पीछे कोई वजह है, कुछ मिल रहा है, कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है, कुछ पैसा मिलता है उनको, जिस वजह से वो चाहे गलत बैठे सर्वे या ना बैठे वो लेके आना है उनको, चाहे उनको स्टूडियो में बैठ के एक सर्वे बनाना पड़े और वो ले आते हैं और आप और हम भी बहस करने लगते हैं उसके ऊपर। तो ये चीज जो है, ये आपको ईमानदारी जब तक नहीं बरतेंगे, और ये लोकतंत्र जो है ये तो पारदर्शिता और ईमानदारी से चलता है। मैं आपको फिर जो आपने ईवीएम की बात उठाई है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे तो आप बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं ट्रम्प और एलॉन मस्क के, जैसे कि इनका कोई बिरादर भाई हो एलॉन मस्क, और है भी भाई बिरादर भाई इनका तो है, क्योंकि ट्रम्प के बिरादर भाई मोदी और एलॉन मस्क जिसका बिरादर है वो A1 A2 है ही। तो एलॉन मस्क जो इनका चाचा जी हैं इनके, वो तो खुद कह रहे हैं कि ईवीएम ट्रस्टवर्दी नहीं है, ईवीएम को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र के लिए खतरा है ईवीएम। तो ये चीज वो क्यों नहीं मानते आप? या लोकतंत्र के लिए केवल अमेरिका में खतरा है, ईवीएम भारत में नहीं है? और जब इतनी आवाजें वहां उठ रही हैं, देश में लगातार उठ रही हैं, और इन लोकसभा चुनावों के बाद और हरियाणा के चुनाव के बाद तो खासकर बहुत जोर शोर से आवाजें उठी हैं, कोर्ट तक चले गए हैं लोग, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे भाई, लोकतंत्र जिसकी बुनियाद ही मतदान के ऊपर होती है जनता के, और उसमें जनता को शुभा है
कि हमने जहां मत डाला वहां वो वहां काउंट नहीं हुआ, जिस पार्टी को हमने दिया। अगर जनता को संदेह है तो फिर ऐसे मतदान का फायदा क्या है? मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो इस चीज का फैसला होना चाहिए कि इस देश में मतदान होगा ईवीएम से या नहीं, और क्यों नहीं होना चाहिए। अमेरिका से ज्यादा एडवांस है क्या आप टेक्नोलॉजिकली? वहां तो बैलेट पेपर से होता है मतदान। आप सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के सुपर बादशाह हैं कि आपके लिए बड़ी, मतलब आप गंवार कहलाएंगे अगर आप बैलेट पेपर से करेंगे तो आप अनपढ़ कहलाएंगे क्या? और करवाइए आप इससे चुनाव, लेकिन क्यों नहीं करवाएंगे? नहीं, आपको तो नारे लगाने से मतलब है, वन नेशन वन इलेक्शन। 4 राज्यों के तो एक साथ हो नहीं पाए इलेक्शन। मतलब झारखंड जैसे छोटे से राज्य का जहां 80 सीटें नहीं, 2 चरणों में चुनाव होगा भाई। मतलब ये है वन नेशन वन इलेक्शन की असलियत। तो इनका तो क्या है कि चल रहा है कि जो इनके दिमाग में आ जाए वो चल रहा है। बाकी का ये है कि आप चिल्लाते रहिए, बोलते रहिए, ना कोई चुनाव आयोग तो सुनेगा ही नहीं आपकी। अब तो कोर्ट के ऊपर से भी पब्लिक का विश्वास उठ चुका है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर केस है तो लोगों को ये था कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस कदर विश्वास था लोगों को। लेकिन आज लगता है कि हाँ भाई वो तो प्रेडिक्टेड, लोग प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट गया तो ये आएगा फैसला, हाई कोर्ट गया है तो ये फैसला आएगा। इवन राज्यों के हाई कोर्ट के हिसाब से बता देते हैं लोग कि कौन से राज्य के हाई कोर्ट में क्या फैसला आएगा। तो ये तो स्थिति है। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो वोट तंत्र है। ये औरों को कहते हैं वोट जिहाद, इनका है ये वोट जिहाद। ये ईवीएम के जरिए बीजेपी का चल रहा है वोट जिहाद, लूटे जा रहे हैं वोट ईवीएम के माध्यम से। इसका जब तक इलाज नहीं होगा प्रेम जी, ये सर्वे इसी तरह आते रहेंगे, इसी तरह वो बताते रहेंगे बढ़त बीजेपी की, और उसके बाद उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। हम भी बताते रहेंगे कि ये आ गए सर्वे लेकर बेशरम। हम भी रुकने वालों से थोड़े हैं। फिर बात करेंगे चुनाव के बाद ये सर्वे वाले फरार मिलेंगे। हमने तो कई सर्वे करने वालों से बात भी की कि भाई आप लोग कम से कम इलेक्शन कमीशन जो आपको चैलेंज दे रहा है उस पर थोड़ा सा तो प्रोटेस्ट दीजिए। तो बोलते हैं क्या करें प्रेम जी, काम भी तो करना है, लड़के क्या फायदा, ऐसे बोलते हैं। पैसा समझ रहे हैं? यानी उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई उसको गलत ठहराता रहे, माने ना माने, उसको चैनल मिल जाता है। चैनल वाले मुंह बाए खड़े रहते हैं। ऐसे सर्वेयर्स में जो झूठ बोलने वाले हैं उन सबको जगह मिल जाता है। सच बोलने वाले तो सर्वे करके अपने घर में और ट्विटर वगैरह पर ट्वीट करके छोड़ देते हैं। ये स्थिति है। लेकिन हाँ, चलिए हम अपने दर्शकों को आगाह करते हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन है, सर्वे नहीं है। इस बात को इसी रूप में देखिए कि ये 400 पार वाला नारा था, उसी के तहत से ये सर्वे ने कहा है कि इस बार 53% पार, तो ये नारा दिया है उसने। लेकिन कल्पना सोरेन ने बहुत कायदे से जवाब दिया कि भाई 2019 में क्या हुआ देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव में जो वोट आए हैं उसको देखिए। तो जब 19 में और 14 में लोकसभा में आए वोटों से कम वोट मिले बीजेपी गठबंधन को, तो इस बार ऐसा क्या होने वाला है? गलत तो आप लोकसभा चुनाव में भी बता रहे थे कि बीजेपी को 14 में 12 लोकसभा सीटें मिलने वाली हैं। मिली कितनी? 7। तो इस बार भी आपका जो फैसला होगा, आपका जो आकलन है वो बिल्कुल होने वाला है गलत। ये बात कल्पना सोरेन ने भी कह दी है। तो आज की चर्चा में हम एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहते हैं मीनू जी, इस चर्चा को समाप्त किया जाए। जी, बस मेरा तो यही कहना है कि रिजल्ट तो जो आएंगे वो आपको मतदान के बाद पता चल जाएगा कि जनता ने अपना मन किस तरह बनाया है और क्या किसके प्रति ज्यादा विश्वास जगाया है जनता ने। लेकिन आज हम इस बात को भी पूरा ठोक बजा के नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र को जो जिस तरीके से हाईजैक किया गया है। भाई लोकतंत्र क्या मतलब, जो संविधान के अनुकूल चले, जहां प्रशासन जहां संस्थाएं जो हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिपेंडेंट तौर पे काम कर रही हैं, यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हुई पड़ी हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन खुलेआम पक्षपात करता है बताओ, और उनकी बेशर्मी तो देखिए, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है चुनाव आयोग का, उसके बावजूद भी उनके कान पे जो नहीं रखती। उनको लगता है बोलते रहो, तुम जो भी कर रहे हो बोलते रहो, हम तो वही करेंगे जो मोदी जी ने कहा।
तो मोदी जी के जो ये चल रहा है, तो ये चीजें तो आप जस्टिफाई करते रहे। मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव भी जीत जाए ये महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन जो है, ये जीत जाए चुनाव, उसके बाद भी इसका विरोध खत्म नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन होने के बाद प्रेम जी, ये जो सोशल मीडिया चैनल से इनका जिम्मेदारी है कि सभी मिलके एक साथ एक ही दिन पे सब लोग एक ही विषय पे, इस विषय में चर्चा करें एक हफ्ते तक लगातार, ताकि पब्लिक को मालूम चले कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत काली छाया मंडरा रही है। मीनू जी, एक प्रतिक्रिया आ रही थी कि हरियाणा के इलेक्शन में आप क्यों प्री सर्वे और एग्जिट पोल पर भरोसा कर रहे थे, ये सवाल आया। तो मैं थोड़ा जवाब देना चाहता हूं कि वो एग्जिट पोल जो है या जो भी सर्वे आ रहे थे, वो उस सर्वे से पहले हमारा सर्वे था, यानी हमारा आकलन था, हम वो हमारा साथ दे रहे थे, हम उनकी बात को नहीं मान रहे थे, वो सर्वे वाले हमारी बात को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसलिए हम, मेरे मानने या नहीं मानने का कोई प्रश्न नहीं था, हम जो बात बोल रहे थे उसी बात की पुष्टि कर रहे थे वो लोग। ये हरियाणा चुनाव में था, इस चुनाव में हमारी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तो हालांकि हम कोई सर्वे लेकर नहीं आ रहे हैं, हम तो आबो हवा लेकर आ रहे हैं। हम कौन होते सर्वे करते, तो हम है नहीं, हम तो अपने साथी, मित्र, परिवेश, वातावरण, जो चुनाव की शैली है, जिस जनता का जो रिस्पांस है, कहाँ कुर्सी खाली है, कहाँ कुर्सी भरी हुई है, इन सब सारी चीजों के हिसाब से हम आपके पास बात लेकर आते हैं। तो ये मूल बात है, हम किसी सर्वे को आंख मूंद कर न तब माने थे ना आज मान रहे, और अब तो सर्वे लेकर आने वाले पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए हैं, ये है। तो मीनू जी, अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट जरूर कीजिए इस पर। बस मैं तो सभी कुछ कह चुके हैं, रिजल्ट के बारे में भी, सर्वे वालों के बारे में भी और ईवीएम के बारे में भी। देखिए, ये तो लोकतंत्र में अगर आप अभी भी देखा है ना, दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, जिसको कि काफी स्वस्थ लोकतंत्र भी माना जाता है कई मायनों में, वहां पे अगर बैलेट पेपर से अभी चुनाव होके चुके हैं, वहां पे भी बड़े पैमाने पे चुनाव हुआ है, वहां पे भी इसी बैलेट के जरिए लोगों ने हफ्तों पहले वोट भी डाल दिया है। हमारे यहाँ तो यही विश्वास है कि हमारी वोट डाल दिया हमने तो उसमें ईवीएम सुरक्षित रहेंगी भी या नहीं, उसमें कई लाइटें चली जाती हैं जहाँ स्ट्रांग रूम की, कभी वहाँ कुछ संदिग्ध लोग पाए जाते हैं आजू बाजू। तो यहाँ तो इतना ज्यादा ये है कि कुछ सब अंधेरा ही अंधेरा है, कब्जा किए बैठे हैं कुंडली मार के जो लोग हैं बैठे हैं। तो वो चाहते हैं कि मरते दम तक जहां तक हो सकेगा वो षड्यंत्रकारी कुटिल चालें चलते रहेंगे और इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार होता रहेगा। ये मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता को इतना वोट देना चाहिए, इनको हटाना है तो इतना वोट देना चाहिए कि गुंजाइश ही ना बचे इस छोटे मोटे हेरा फेरी की, जिससे ये चुनाव जीते जाते हैं कि बैटरी चार्ज कर दी और ये कर दी और कहना आपका कि पता नहीं इस बार और क्या नई चीज ले आए। तो कितनी ट्रेनिंग दे पब्लिक, जो विपक्षी दल है वो अपने काउंटिंग एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट्स को किस तरह की कितनी ट्रेनिंग दे। इनके तो इतने खुराफाती दिमाग है कि पता नहीं क्या नई खुराफात आ जाए इस बार ईवीएम में। ये बैटरी की खुराफात हरियाणा में ही तो आई नहीं पकड़ में, इससे पहले पकड़ में ही नहीं आई थी ये बात। तो अब इनके लिए तो वो ये है कि अपराधी बनना पड़े इनकी तरह अपराध करने के लिए, तो वो उसके लिए तैयार हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो कुछ जीता जा सकता है। बाकी तो अभी देखना होगा कि जनता का क्या रवैया रहता है, किस तरफ रुख जाता है। जी आप सभी दर्शकों से अपील कि प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और ऐसी चर्चा जो भी नए नए विषय होंगे हम लेकर आते रहते हैं, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। और फिलहाल इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त आप सबका, हमारी ओर से मीनू जी और मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।